राम राम साहब। जय तेजाजी महाराज। भाई हीरानंद जी ने जो प्रयास किया है वो हम सबके लिए गौरव की बात है। सज्जनों, देवियों, यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, मीडिया के सभी लोग, केवाड़ा जी, आपका जो स्टेज मैनेजमेंट है, आपका जो एंकरिंग सिस्टम है बहुत जोरदार रहता है। मैं भाई हीरानंद का मामा हूँ और वो मेरे भांजे हुए निश्चित रूप से, और बचपन से हम उम्र हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे बीच में शेयर होती रहती है। इनका करीबन 5-6 महीने पहले मेरे पास कॉल आया था, फोन आया कि मामा जी ऐसा कुछ संगठन हम बनाने जा रहे हैं, तो कैसा हो रहेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, तो जयपुर में ऐसे संगठनों की कमी है, हमें बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको कोई पद देंगे। मैं कहा पद नहीं, मैं तो मामा हूँ, बड़े इससे बड़ा पद क्या होगा, तेरे साथ हूँ हमेशा, जो भी तो आगे बढ़ेगा और जाट समाज के लिए और जयपुर के लिए काम करेगा तो मैं तन मन और धन से तेरे साथ हूँ। इसके बाद में ये कारवा बढ़ा, आज इतनी संख्या में लोग जयपुर से आए हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो आज हम जाट संस्थान के बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं। अभी दुल्लड़ साहब ने कहा था कि ये ऐसा संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी संगठन की, क्या वास्तव में आवश्यकता थी, क्या ऐसी जरूरत हमें लगी, क्या पहले से जो संगठन है वो पर्याप्त नहीं थे। ये कुछ प्रश्न हैं जो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के जहन में होंगे, दिलों में होंगे, क्योंकि हमारे सूत्र तो एक ही है, जाट। हम तेजाजी की वाणी से, तेजाजी के विचारों से बंधे हुए हैं, धरती की जो उपज है, खेती, उसे बंधे हुए हैं। तो विचार हमारे एक हैं, डीएनए हमारा एक है, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जयपुर हो, चाहे शेखावाटी हो। तो हमें क्या ऐसी आवश्यकता हो गई कि हमें संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। तो कुल मिला के अभी जो बातें सामने आई कि जयपुर के जाटों के लिए कोई एक मंच नहीं था कि वो अपने विचार आपस में एक्सचेंज कर सके, अपने प्रतिभाओं को सम्मान कर सके और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ा सके। मैं हमेशा आपसे एक बात आपको कहना चाहूंगा और आप ये संदेश लेके जाएं कि हम सब लोग, हम निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं रहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे समाज है, बहुत सारे लोग हैं। तो पहली चीज तो आप अगर जयपुर जाट समाज के नाम से संस्थान खड़ा कर रहे हो तो इसके जो उद्देश्य है वो व्यापक होने चाहिए, समावेशी होने चाहिए, सबका सहयोग इसमें होना चाहिए, और जो आप अब तक चीज प्राप्त नहीं कर पाए हो उन चीजों को ढूंढने की आप में क्षमता होनी चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि हमारे जाट समाज में जो अग्रणी क्षेत्र रहे हैं, शेखावाटी रही है, ये काफी लीड किए, काफी सीखने को इनसे हमें मिला है। और इन्होंने जाट संगठन बनाना शुरू एक्चुअली उन्होंने किया, यहाँ आए, हमें भी प्रेरित किया। आज राजस्थान जाट महासभा की हम बात करते हैं, आदर्श जाट महासभा की बात करते हैं, यूनाइटेड जाट महासभा की बात करते हैं, युवा जाट महासभा की बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद है उसकी बात हम करते हैं। ये सभी का हमारा उद्देश्य ये है कि जाट समाज के युवाओं का विकास हो, और सबका एक ही उद्देश्य है कि जाट समाज मिलजुल के एक साथ चले। और इन लोगों ने वाकई में समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। अब ये बात अलग है कि कोई संगठन नील साहब का हो गया, कहीं किसी और का हो गया, तो जब व्यक्ति संगठन से बड़ा हो जाता है तो आप मान के चलिए संगठन खत्म हो जाता है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जब व्यक्ति किसी संगठन से बड़ा होने लग जाए तो उस संगठन की उम्र ज्यादा नहीं होती है। इसलिए ध्यान रहे, आपने ये संगठन जो खड़ा किया है ये किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये किसी व्यक्ति के नाम से इसकी पहचान नहीं बने, एक संगठन बने जिसमें सब लोग ये सोचे कि ये संगठन हमारा है, हम इसके मालिक हैं और हमारी बात यहाँ बराबर तरीके से सुनी जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, तभी आपका संगठन लंबा चलेगा और कुछ कर पाएगा। अगर व्यक्ति के नाम से पहचान बन गई तो फिर आप ये देखिए कि संगठन में धीरे धीरे बिखराव होगा, लोग इससे दूर हो जाएंगे और फिर आप जो उद्देश्य आज आपने निर्धारित किए हैं वो उद्देश्य आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरा ये सोचना है सबसे बड़ी चीज
जयपुर समाज में जो हमारे युवा हैं, काफी लेट हम जागे, लेट हमने इसको पकड़ा, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि राजनीति का संचार जो हमारे जयपुर जिले में थोड़ा लेट हुआ, उसका कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन राजनीति संचार करने का जो काम यहाँ पे किया है वो हमें मानना पड़ेगा कि उसमें शेखावाटी के जाटों का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मानने में हमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऊंट, भरबूट और रेत के धोरे जहां थे वहां के जाट सबसे पहले रंगरूट बने, सैनिक बने, फिर अध्यापक बने, फिर डॉक्टर बने, फिर इंजीनियर बने, फिर प्रशासनिक अधिकारी बने, फिर पुलिस में गए और धीरे धीरे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत बनी। जयपुर में आके उन्होंने हमें ये विश्वास दिया कि आप भी इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो और राजनीति में आ सकते हो। अब इस प्रदेश की हम बात करें, जयपुर जिले का मतलब सिर्फ जयपुर नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। इस प्रदेश की बात करें या राजनीतिक चेतना की बात करें, देखिए राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव में खड़े हो गए और पार्टी से टिकट मिल गया और कोई जीत गया, ये राजनीतिक चेतना नहीं है। ये तो राजनीति करना है। राजनीतिक चेतना का मतलब है कि आप जागरूक हो, हर परिवार का आदमी जागरूक हो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मुझे किन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मुझे मेरी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है, ये सब राजनीतिक चेतना का पार्ट है। मैं इस मौके पे याद करना चाहूंगा कुछ लोगों को जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है, और हम दिल से उन लोगों को याद करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर कमला जी बेनीवाल हैं, जिन्होंने दूर से राजनीति शुरू की और पूरा जीवन यहाँ बिताया, और उनसे हमें वास्तव में हमारे दादा परदादाओं को, हमारे बड़े भाइयों को, पिताओं को सीखने को मिला, और उन्होंने एक विश्वास दिया हमें कि नहीं, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ और तुम भी पंच और सरपंच और प्रधान बन सकते हो। डॉक्टर हरि सिंह जी, डॉक्टर चंद्रभान जी, भले ही ये शेखावाटी के थे, लेकिन इनका ये सामाजिक योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और उसी सामाजिक योगदान के चलते हमें कुछ नेता यहाँ मिले जिनको हमें जयपुर जिले के होने के नाते याद करना चाहिए। इसमें स्वर्गीय मांगीलाल जी प्रधान जो शुरू के किसान नेता थे, इसके बाद में लक्ष्मीनारायण जी किसान, आप सब जानते हैं, उनके सुपुत्र दूसरी पीढ़ी रामनारायण जी किसान हैं, आपके गोपीराम जी झाजड़ा, नानूराम जी ककरालिया, राम प्रताप जी कटारिया, ये सब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इनका प्रारंभिक जो योगदान रहा वो बहुत बड़ा योगदान था जयपुर जिले के लिए, और इनको जो प्रेरणा मिली वो वाकई में जो शेखावाटी के जो लोग यहाँ आए, उन्होंने जो नेतृत्व दिया हमें, और हमें ये विश्वास दिया कि नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आगे बढ़ाओ। अब दूसरी पीढ़ी के नेता भी आपके सामने हैं, आपके रामनारायण जी किसान, उनके बेटे लालचंद जी कटारिया कैबिनेट मंत्री हैं अभी सरकार में, डॉक्टर बजरंगलाल जी ककरालिया आपके फुलेरा के अच्छे प्रोफेसर हैं, आपके श्रीमती रमा चोपड़ा जो जयपुर की अभी जिला प्रमुख है, और उन्होंने तो, उनके लिए तो तालियां बनती है कि उन्होंने किस पार्टी से क्या क्या, अपनी राजनीतिक चेतना का बोलना चाहता हूं मैं कि उन्होंने जयपुर जिले में प्रथम जाट प्रधान प्रमुख बना है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और उनके लिए वाकई में तालियां बनती है। इसके बाद में आपके सामने हमारे डॉक्टर पेमाराम जी सेपर साहब बैठे हैं, जो युवा बिल्कुल क्षेत्र के प्रमुख नेता हैं, मोहनलाल जी रुलानिया हैं बैठे हैं आपके बीच में, श्री संतोष चौधरी, श्रीमती रमा चोपड़ा, श्री मोहनलाल डागर जो शायद नहीं है, मैं नाम कम लिखे मैंने क्योंकि सभी के नाम लिखना संभव नहीं था, तो ये कुछ युवा, कुछ मिले जुले लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, और इनके राजनीति में रहने से हम सबको प्रेरणा मिलती है, और ये राजनीति में शायद तब आए होंगे जब शेखावाटी के लोगों ने यहाँ एक चेतना जागृत की, वरना हम कई बार ऑफिसर्स क्लब में बैठते हैं और ऑफिसर्स क्लब में जयपुर के 1 या 2 अधिकारी होते हैं और ज्यादातर शेखावाटी या मारवाड़ के लोग होते हैं, तो वो एक शब्द हमें कहते हैं कि यार तुम्हारे जाटों के, जयपुर के जाटों में दम नहीं है। मैं पूछते भैया दम क्या होता है, कि दम ये होता है कि आप अपनी बात पे खड़े नहीं रहते हो, स्टैंड नहीं लेते हो, चाहे जब झुक जाते हो, चाहे जब ठीक है समझौता कर लेते हो, तो हम उनको कहते हैं भाई वो पहले वाली बात नहीं है, काफी बदलाव आया है, हर गांव हर ढाणी में हमारे आज कृषि अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, साइंटिस्ट हैं,
आईपीएस भी है आपके सेपरेट परिवार में, साइंटिस्ट है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की कोई इतिहास नहीं है, इतिहास बहुत बड़ा है यहाँ। अगर मैं मेरे परिवार की बात करूं तो मेरे पिताजी इतने एडवांस फार्मर थे 1950 के आसपास, 1950 कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को राजस्थान कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा 1955 में। अब आप सोच सकते हैं 1955 में क्या स्थिति थी, आजाद हुआ था देश, लेकिन उनको एक सपना था कि मेरे बच्चे पढ़े। हम पांचों भाई पढ़े, एक साइंटिस्ट रिटायर्ड हुए, मैं आपके सामने हूँ, अभी रिटायर्ड हुआ नहीं हूँ, पहले बताया मैंने। अब कुल मिला के बात ये आती है कि जयपुर में इतना बड़ा संगठन हमने बनाया, अब इस संगठन को हमें चलाना कैसे। देखिए, मैंने अनुभव किया है कि वाकई में हमारी बात नहीं सुनी जाती। आज तक जाट कोटे से किसी राजनीतिक या प्रशासनिक नियुक्ति की बात आती है तो 100 से 100 की 100 सीटें यानी 100% शेखावाटी और मारवाड़ के जाटों को जाती है। ये चीज आपने अनुभव की या नहीं की, लेकिन हमने इसको अनुभव किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो आपसे आगे हैं। कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, हमसे आगे हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरे से आगे ही होगा। शेखावाटी के जाट पढ़े लिखे, चेतना लाए, वेस्टर्न यूपी के जाट और भी पढ़े लिखे, वो और चेतना लाए, तो हम उनसे अलग नहीं हैं। लेकिन कभी कभी जो बाद में जागते हैं उनके लिए भी अवसर होना चाहिए। और कड़वी बात भी थोड़ी कर लें तो ठीक है, हो सकता है किसी को बुरी लगे कि हम जब चुनाव लड़ते, चुनाव की बात वैसे करनी नहीं चाहिए लेकिन राजनीति नहीं है, जब हम चुनाव लड़ते हैं और जीतने के लिए लोगों के बीच जाते हैं तब एक नारा लगाया जाता है कि स्थानीय होना चाहिए। लगता है ना कि यार जयपुर गए तो जयपुर को मिलना चाहिए, बाहर के लोगों का क्या हक है, होता है नारा मोहन जी, लगता है। अब इस नारे के पीछे थोड़ी सी मैं चीजें आपको बताना चाहूंगा। होना चाहिए, अपना होना चाहिए निश्चित रूप से, जयपुर का होना चाहिए, ढूंढाड़ का होना चाहिए, 6 बोलने वालों का होना चाहिए, खट्टे और कड़ी न बोलने वालों का होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जाट कोटे से, मैं ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगा सबका, जाट कोटे से आरपीएससी के मेंबर बनाने की बात आए तो हरियाणा पहुंच जाते हैं। हरियाणा का आदमी को लाके आरपीएससी का मेंबर बनाते हैं। क्यों? क्या आपको उसमें ढूंढाड़ जयपुर नजर नहीं आता? इस दुख की वजह से ये संगठन शायद खड़ा हुआ होगा। जब एजीजी सरकार का वकील जो सरकार की तरफदारी करता है उसकी नियुक्ति करनी हो तो सिक्कर और झुंझुनू याद आता है। और जब जयपुर की एकमात्र सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब जानते हैं आप, उसका वीसी नियुक्त करना हो तो हरियाणा पहुंच जाते हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट निकलती है किसकी? स्पोर्ट्स ऑफिसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको ध्यान है कि नहीं, एक पोस्ट निकली है, उस पे हरियाणा के किसी खिलाड़ी को अपॉइंट किया है। तो आप जब जनता से वोट लेने जाते हो तब तो आपको स्थानीय आपनों और जब जनता के लोगों को आप जब फायदे की बात करती हो, नियुक्तियों की बात करते हो तो देखा महाराज का स्वागत, लेकिन बात को आप इधर भी ध्यान दें। तो कुल मिला के ये है कि आप इस संगठन, ऐसे संगठनों की याद रखें, यहाँ जो बैठे हुए हैं इसके जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो इस चीज को याद रखें कि आज संगठन बना रहे हो, कल को यूं नहीं कि आपकी उनके जैसे हो जाओ, वैसे ही राजनीति में रंग जाओ और जो प्रभावी पक्ष है, जो गरीब है, जो असहाय है, उन लोगों को आप पीछे छोड़ जाओ और जो योग्य आपके एरिया के लोग हैं उनको आप आगे नहीं बढ़ाओ। तो इस प्रकार से आपके सामने आज हिरानंद कटारिया है, ये किसी के सहारे से आगे नहीं बढ़ा है। बिल्कुल आप जैसे, मेरे जैसे गरीब परिवार में पैदा हुआ, अपने बलबूते पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना और उसका पूरा परिवार खेल को समर्पित है। राज्य के महाराणा प्रताप अवार्ड मिला, किसी के बलबूते नहीं मिला, किसी के सहारे नहीं मिला। लेकिन जब इसको सहारे की जरूरत पड़ी, जब इसको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी, तब इसको ऐसे व्यवहार किया गया जैसे ये कोई पाकिस्तान से आ गया हो। इस चीज को आप ध्यान है कि नहीं है?
मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस समय देश का सबसे बड़ा पुरस्कार के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए इनको चुन लिया गया, वहां से पत्र आ गया, पूरी तैयारी हो गई, उस समय फिर जो राजनीति चलती है इस क्षेत्र में और किस तरीके से उस राजनीति का खेल खेला जाता है वो सबको पता है। मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं सरकारी अधिकारी हूं और मैं समाज की मीटिंग में आया हूं, राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं। और चुनाव मीटिंग थी फिर भी आया हूं, ये कह के आया हूं कि मेरे समाज की और जयपुर समाज की मीटिंग है, उसमें मुझे जाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा भाई चुनाव ज्यादा जरूरी है कि मीटिंग ज्यादा जरूरी है? तो मैंने कहा चुनाव तो साहब आते हैं, लेकिन आज जो समाज मेरा इकट्ठा होगा उस पर मेरी बात मैं रखूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको जरूरत हुई तब आपने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, कोई समर्थन नहीं किया, कोई अपनी बात को जाके नहीं रखी। तो ये इस प्रकार से अगर उस समय इस प्रकार का मंच होता तो निश्चित रूप से हीरानंद कटारे को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला होता। कहां गई थी उस समय मील साहब की राजस्थान जाट महासभा? यही हो गया, संगठन बड़ा हो गया, वहां व्यक्ति बड़ा हो गया, संगठन खत्म हो गया, मील साहब वाली जाट सभा हो गई वो। इसलिए उस समय किसी से कोई स्टेटमेंट नहीं सुना मैंने, किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि हीरानंद कटारे को द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है। राजनीति की बिसात सबको बिछानी आती है, सब जानते हैं राजनीति करना। और ये 2023 है, 2060 और 2070 नहीं है, कौन क्या करता है और कहां कहां क्या गंदगियां फैलाता है सबको पता है। मैं ढूंढाड़ की बात करना चाहता हूं। ढूंढाड़ जयपुर से कुछ बड़ा, जिसमें सांस्कृतिक विचार है। अगर ढूंढाड़ में आप जाटों की अगर उत्पत्ति देखते हो या विस्तार देखते हो तो चांदपोल से शुरू होकर जाट के कुएं से शुरू होकर खातीपुरा, जोटवाड़ा आपके पांचावाला और इधर दूदू, उधर चौमू, शाहपुरा, इधर आमेर और इधर बस्सी के कुछ गांवों तक फैला हुआ है। ये आपका जाट समाज का विस्तार है। मेरा एक सुझाव है, आप जो कार्यकारिणी माने करे, पूरी जनता बैठी वो सोचे, क्योंकि देखिए जयपुर से दूदू जिला बन गया, मालपुरा बन गया, कोटपुतली बन गया, कल को हो सकता है फुलेरा, सांबर और जोमने भी बने। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि यहाँ पर ढूंढ और ढूंढाड़ नदी और ढूंढाड़ी बोली हमेशा रहेगी, रहेगी कि नहीं? ढूंढाड़ी बोली तो हमेशा रहेगी। तो इस संगठन का नाम ढूंढाड़ जाट महापंचायत संस्थान अगर किया जाए तो आपके अंदर करौली के कुछ गांव भी शामिल होंगे, सवाई माधोपुर के कुछ गांव भी शामिल होंगे, आपके कोटपुतली के कुछ गांव भी शामिल होंगे, टोंक तक आपका ढूंढाड़ प्रदेश है, टोंक के कुछ जिले भी शामिल होंगे, अजमेर के कुछ जिले भी शामिल होंगे। और निश्चित रूप से मान के चलिए जो जिलों का मैं नाम ले रहा हूं वहां पर जाटों का नाम लेने वाला कोई नहीं है, या आप अगर ले सकते हो, उनको शामिल कर सकते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा आपके लिए समर्थन मिलेगा। और अगर राजस्थान में आपके ढूंढाड़ में मैं एक इतिहास में ले जाना चाहता हूं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है 5 मिनट में, क्योंकि जरूरी है। 1945 में आजादी से 2 साल पहले आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने मंगलजी मास्टर, मंगलजी चौधरी का नाम सुना होगा। 1945 में उसने मैट्रिक पास की, अध्यापक बन गए आजादी से पहले। और आप ये देखो कि पांचावाला, बिस्नावाला, खातीपुरा, धानक्या, सिरसी, बोरास तक का एरिया में उन्होंने जो अलग जगह शिक्षा की वो सब जानते हैं, सर्व समाज जानता है। और 1955 में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और 1965 में जोधपुर से इंजीनियरिंग से उनके बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग की, जबकि उस समय इंजीनियर बनने का मतलब बहुत कुछ हुआ करता था। और उन्होंने यहाँ पर कुछ राजनेताओं को भी आगे बढ़ाया, जिसमें राम प्रताप जी भी, कटारे जी भी एक का नाम था, क्योंकि वो नौकरी में थे और उनको समर्थन देके आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार के कुछ लोग हमारे बीच में हुए हैं। तो मैं उस परिवार में ब्याया हूँ कि सबसे छोटी बेटी मेरी पत्नी है और बड़ी बहन मंगलजी मास्टर की बड़ी बहन ने 1971 में महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया था। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाया और वो आप सबके सामने हैं, और ऐसे लोगों को हमें इस मौके पे याद करना चाहिए। अब मैं अगर जोमनेर एरिया की बात करूं, कृषि विश्वविद्यालय की, वहां से स्थिति ये थी कि 1980 तक कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अंगुलियों पे गिनने लायक थे, जिसमें से एक तो सेपट साहब बैठे हैं, एक मेरे भाई
कुछ ही नहीं थे। 90 के बाद में कुछ लोग पढ़ने लगे। तो कुल मिला के हमारी जो चेतना, शिक्षा चेतना, राजनीतिक चेतना आई वो लेट आई, और उसका लेकिन लेट इतनी आई कि हम काफी क्षेत्रों से पीछे रह गए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम इस चीज को जरूर आगे बढ़ाएंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं 2-3 बात आपको कहना चाहूंगा। हीरानंद जी और उनकी टीम को याद रखें, उसको नोट कर लें कि दुनिया में सबसे आसान काम है सपने देखना। बहुत आसान काम है सपने देख लिए, लेकिन कठिन काम है सपने पूरे करना। पूरे कैसे करना हो, आपके पास क्या कार्य योजना है, और उससे भी कठिन काम है सपनों को हकीकत में बदलना। अब सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा, सबकी सुननी पड़ेगी, और ईमानदारी से, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव। हो सकता है हमारे सामने बैठे हैं कोई किस पार्टी का है, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आरएलपी, कोई हो, कोई बात नहीं, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। लेकिन हमारे सूत्र है कि हम जाट हैं और ढूंढाड़ी भाषा बोलते हैं और 6 से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रख के हमें आगे बढ़ना है। तो हीरानंद जी और आपकी टीम, आपको सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और संगठन के बारे में आपने बहुत कुछ ध्यान रहे। दूसरी चीज, अगर संगठन में काम करते करते आपने जनता का विश्वास खो दिया तो फिर आप वो संगठन बनाने लायक नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, मामा भी हूं और पूरी टीम को कहता हूं कि सबसे आसान काम है विश्वास खोना। बरसों का कमाया विश्वास 1 मिनट और 1 घंटे में खोया जा सकता है। हो सकता है ना, बरसों का कमाया विश्वास। लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हो तो ये जरूरी है कि जो ये व्यक्ति बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, आपका इनमें विश्वास हो और आपको इनकी शक्ति में विश्वास हो। कि आपसी विश्वास ही संगठन को आगे ले जाएगा और आप जिन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हो पूरे होंगे। सबसे आसान काम है विश्वास खोना और कठिन काम है विश्वास पाना। आप इन लोगों से विश्वास पा रहे हो, इतना आसान नहीं है। ये लोग चल के आए हैं, अपने बलबूते पे आए हैं, तो ये कुछ सोच के आए हैं, कुछ विचार है इनके मन में कि हमें इनके साथ जुड़ना है। और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना, लंबे समय तक बनाए रखना। अब उसके लिए आपकी जो टीम है, आपकी सोच, आपका विचार है, और सबसे जरूरी होता है विचार के माध्यम से लोगों को जोड़ना। ऐसे तो हम इकट्ठे हो गए, कल चले गए, ठीक है जी, हाँ जी, संगठन बना था, क्या हो रहा है क्या नहीं। हर 3 महीने से, हर 6 महीने से आपकी कार्यकारिणी की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें डिस्कस होना चाहिए, सबको बताओ। सब इकट्ठे नहीं हो सकते तो 11, 21, 51, 100 तो इकट्ठे हो सकते हैं। कार्य योजना बनाओ, क्या सोचा, क्या किया अब तक, ये जनता के सामने होना चाहिए। इतना बड़ा संगठन आप लेके चले हो, तभी आप आगे बढ़ोगे। बाकी मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि जयपुर के जाट ही नहीं, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अगर मेरे पास कोई मदद मांगने आएगा और मैं काबिल रहा तो मैं जरूर मदद करूंगा। और ढूंढाड़ी बोलने वालों से विशेष प्रेम करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और लोगों से कोई विद्वेष रखूंगा। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, आप तन मन और धन से समृद्ध रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना काबिल हमेशा बनाए रहे कि मैं किसी काम आ सकूं। अब एक कविता है, आप चाहो तो मैं सुना दूं। बहुत टाइम हो गया, पीछे से आवाज आ रही है, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया, और आगे आपका संगठन फले फूले बढ़े और जो भूमिका मुझे मिलेगी मैं उसको जरूर निभाऊंगा। थैंक यू।